Hello friends, welcome back to my channel. In today's session, we'll see about Coulomb's law. So let's start. जैसा कि फ्रेंड्स हम सभी को मालूम है, there are two kinds of charges. First one is positive charge and second one is negative charge. ये दो प्रकार के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। अब यदि कोई दो चार्ज हैं और दोनों सेम प्रकार के चार्ज हैं, चाहे पॉजिटिव पॉजिटिव हो या निगेटिव नेगेटिव हो, तो उन चार्जेस को हम लाइक चार्जेस कहते हैं। और यदि दो चार्ज हो और दोनों अलग अलग प्रकार के हों, जैसे एक पॉजिटिव चार्ज हो और एक नेगेटिव चार्ज हो, तो उसे हम अनलाइक चार्जेस कहते हैं। अब लाइक चार्जेस के बीच में, जैसा कि हमको मालूम है, रिपल्सन फोर्स लगता है और अनलाइक चार्जेस के बीच में एट्रैक्टिव फोर्स लगता है। तो दो चार्ज के बीच में लगने वाले फोर्स के मैग्नीट्यूड को सन 1785 में जो कुलॉम्स साइंटिस्ट है, उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के आधार पर कैलकुलेट किया और एक लॉ के रूप में उसको प्रतिपादित किया, जिसे हम कुलॉम्स लॉ कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू कुलॉम्स लॉ, the force of attraction or the force of repulsion acting between two charges is proportional to the product of the magnitude of the two charges and inversely proportional to the square of the distance between them, and the force acts along the line joining the two charges। ये है कुलॉम्स लॉ। इसके मतलब यदि कोई भी दो चार्जेस हैं तो उन चार्जेस के बीच में लगने वाले एट्रैक्टिव या रिपल्सिव जो फोर्स है वह उन दोनों चार्जेस के बीच के दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल और उनके बीच के जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, और उस जो फोर्स है उसकी जो डायरेक्शन है वह दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाले लाइंस के अलोंग होती है। और दिस इज द कुलॉम्स लॉ। इफ देयर इज ए टू चार्ज, if there are two point charges q1 and q2 and distance between them is r, then according to Coulomb's law, force F is proportional to Q1 into Q2। अब ये कब होता है? इस Q1 into Q2 के प्रोपोर्शनल होती है when या if R remains constant and F is inversely proportional to R square। अब ये कब होता है? if Q1 and Q2 remains constant। अब इन दोनों इक्वेशन को, इसको और इसको हम ज्वाइन करके लिखें तो इसको हम लिख सकते हैं A प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। अब प्रोपोर्शनलिटी साइन को हम हटाएंगे तो हमें इसकी जगह में एक कांस्टेंट रख लेते हैं। मान लेते हैं हम कांस्टेंट है कैपिटल A, Q1 Q2 अपान R स्क्वायर हो जाएगा। हियर A इज a constant and its value
डिपेंड्स ऑन द यूनिट्स ऑफ चार्ज, डिस्टेंस, फोर्स एंड ऑन द मीडियम बिटवीन द चार्जेस। अर्थात जो कांस्टेंट ए है इसकी वैल्यू फोर्स एफ की यूनिट, चार्ज की यूनिट, डिस्टेंस की यूनिट और दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। यदि एसआई सिस्टम पे हम देखें, इन एसआई सिस्टम ए की वैल्यू होती है ए इज इक्वल टू 1/4πε0, वेयर ε0 इज कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ एयर या फिर वैक्यूम, और इसकी वैल्यू होती है 8.86 इंटू 10⁻⁻12 कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। Hence, in ASI system, force will be given by F is equal to 1/4πε0 Q1 Q2 upon R square, or this will be in Newton. And in CGS system, A is equal to 1, therefore F is equal to Q1 Q2 upon R square, और ये होती है डाइन में। अब सीजी जो एसआई सिस्टम में जो वैल्यू है वो उसमें जो कांस्टेंट हमने लिया है 1/4πε0, सिंस 1/4πε0 की यदि कैलकुलेट करें वैल्यू होती है इक्वल होता है 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। तो इस प्रकार यदि 1/4πε0 की जगह में ये वैल्यू पुट करें, देन एफ की वैल्यू क्या होगी, एफ इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर न्यूटन। अब यदि उन दोनों चार्जेस के मध्य में, जो Q1 और Q2 दो चार्ज लिए हैं, उन दोनों चार्जेस के मध्य में यदि एयर या वैक्यूम की जगह में कोई मीडियम हो जिनका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट K हो, तो उस कंडीशन में जो कांस्टेंट है उसकी जगह में हम क्या लिखेंगे, 1/4πε0 K, वेयर कांस्टेंट ए की जगह में ये हो जाएगा 1/4πε0 K, वेयर ε0 K इज इक्वल टू एप्सिलॉन, एंड दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। तो इस कारण से दोनों चार्जेस के मध्य लगने वाले जो फोर्स है उसकी वैल्यू हो जाएगी 4πε Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4πε0 K Q1 Q2 R स्क्वायर न्यूटन। अब दोनों चार्जेस के मध्य लगने वाले जो फोर्स है वह उन चार्ज की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। मान लेते हैं हमारे पास दो चार्ज हैं Q1 और Q2, दोनों यदि लाइक चार्ज हैं, दोनों के बीच की डिस्टेंस है R, तो इस कंडीशन में जो फोर्स है उस पर लगने वाले फोर्स है वो रिपल्सिव फोर्स लगेगा और इसकी डायरेक्शन इधर की ओर, और इस पर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन इधर की ओर होगा। अर्थात यहाँ पर जो फोर्स एफ है इसकी डायरेक्शन इधर होगा और इसकी डायरेक्शन इधर होगा। लेकिन यदि दोनों चार्जेस यदि अनलाइक चार्जेस हो, अर्थात मान लेते हैं ये Q1 जो है नेगेटिव चार्ज हो, तो उस कंडीशन में दोनों पर जो लगने वाला फोर्स है ये फोर्स की डायरेक्शन इनवर्ड होगी, इधर की ओर। ये फोर्स दोनों पर इनवर्ड्स लगेगा। और यदि इस की लगने वाले फोर्स के डायरेक्शन में यदि यूनिट वेक्टर R हो, तो जो दोनों के मध्य लगने वाले फोर्स है उसको वेक्टर फॉर्म में हम इस प्रकार लिख सकते हैं, वेक्टर F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर R कैप न्यूटन। ये आपका एसआई सिस्टम में, ये किस में हो गया, इन एसआई सिस्टम। अब जो सीजीएस सिस्टम में उसमें क्या हो जाएगा, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इंटू R कैप न्यूटन, सॉरी ये हो जाएगा डाइन, और ये हो जाएगा इन सीजीएस सिस्टम।
आइए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है? अभी हमने जो कूलम्ब्स ला है उसमें हमने देखा कि यदि दो चार्ज हैं तो उनके मध्य लगने वाले जो फोर्स है उसकी वैल्यू क्या होगी और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये हमने देखा। लेकिन यदि हमारे पास दो से अधिक चार्ज हो तो किसी उन सभी चार्जों के कारण किसी एक चार्ज पर लगने वाले जो फोर्स है उसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का हम यूज़ करते हैं। तो इसमें होता क्या है, मान लेते हैं हमारे पास तीन चार्ज हैं, दिस इज Q1 एंड दिस इज Q2 एंड दिस इज Q3, और Q1 और Q2 के बीच की डिस्टेंस मान लेते हैं R12 है, और Q1 और Q3 के बीच की डिस्टेंस मान लेते हैं R13 है, और Q2 और Q3 के बीच की डिस्टेंस मान लेते हैं R23 है। तब Q1 चार्ज पर जो लगने वाला फोर्स है Q2 और Q3 के कारण, उसकी वैल्यू हम क्या करेंगे, इंडिविजुअली Q2 के कारण Q1 पर लगने वाले फोर्स और Q3 के कारण Q1 पर लगने वाले फोर्स कैलकुलेट करके हम उसको ऐड कर देते हैं, और इसे ही हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहते हैं। तो Q2 के कारण Q1 पर लगने वाले फोर्स मान लेते हैं क्या है, F12 है। तो वेक्टर F12 की वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Q1 Q2, और इस डायरेक्शन में जो लगने वाले फोर्स है उस डायरेक्शन में उनके बीच की डिस्टेंस है, और यहाँ पे डिस्टेंस है R12 स्क्वायर, और इस डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है वो मान लेते हैं R12 कैप है। तो ये हो जाएगा वेक्टर F12 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपन R12 स्क्वायर इंटू R12 कैप, और F13 अर्थात जो चार्ज Q3 है उसके कारण चार्ज Q1 पर लगने वाला फोर्स यदि F13 हो तो ये वैल्यू किसके इक्वल होगा, दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q3 अपन R13 स्क्वायर, और इस डायरेक्शन में यदि यूनिट वेक्टर R13 कैप हो तब जो टोटल फोर्स है वो Q1 चार्ज पर लगने वाला टोटल फोर्स F यदि है तो वेक्टर F विल बी इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ फोर्स F12 प्लस वेक्टर F13। अब ये वैल्यू पुट कर दें, ये वैल्यू हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपन R12 स्क्वायर इंटू R12 कैप प्लस 1/4πε0 Q1 Q2 अपन R13 स्क्वायर इंटू R13 कैप। तो ओके फ्रेंड्स, दिस इज़ अ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, एंड आज की क्लास में बस इतना ही। यदि आपको कोई डाउट है देन यू कैन आस्क थ्रू कमेंट बॉक्स, एंड यू हैव नॉट subscribed till now then please subscribe to get the notification of every new videos, and thank you again for watching my videos.